हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स और उसमें अभी तक आपने मीन, मॉड, मीडियन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 9th क्लास का बेसिक जो था उसका यूज होने वाला है। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक बार आप ये चेक करो, मैंने हेडिंग नोट की हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन से मीनिंग क्या है? सपोज करो मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स इस तरह से दिए, देखो इधर एग्जाम्पल यूं ले रहे हैं, जैसे आपको कहा गया कि आपकी क्लास में मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, ठीक है, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करो किसी स्टूडेंट के 2 नंबर आए, किसी और के वो भी 2 आए, फिर 4 हैं, 11, 13, 17, 20, 25, 29, 31, 31, 31, 39, 40, 41 एंड 49। ये सारे मार्क्स आप चेक करो, मैंने इंडिविजुअल दे रखे हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको शो करके दिखाए हैं। तो ये जो ऐसी सीरीज होती है ना जिसमें सारे के सारे कॉमास लगाकर सेपरेट करके लिखे हों, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। याद रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है? सब के सब मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट शो करना। ये फर्स्ट टाइप है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जिसमें इंडिविजुअल हम शो कर देंगे सारा। अब जो सेकंड पार्ट है उसका नेम है, सेकंड का नेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट नंबर है उसका नेम है डिस्क्रीट, या फिर इसी का और नेम है अनग्रुप डेटा। थोड़ी राइटिंग गंदी है, समझ आना, डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड, ठीक है। मीनिंग अभी बता देता हूं। इसी का सेकंड पार्ट है कॉन्टिन्यूस, और यहां अनग्रुप था, यहां ग्रुप्ड है। दोबारा सुनो, फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट, जिसको हम अनग्रुप्ड भी बोलते हैं। सेकंड है कॉन्टिन्यूस, या फिर ग्रुप डेटा भी बोलते हैं इसको। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो सुनो। देखो, इसके अंदर हम यहां पर मार्क्स शो करेंगे और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा, देखो हम यहां पर मार्क्स सारे के सारे इंडिविजुअल इस तरह से शो करेंगे, जैसे 2, 4, 11, 13, 17, 20, 25, 29, 31, 39, वहां से लिख रहा हूं सारे, 40, 41, 49, दिख रहा है नीचे तक? ओके, अब इधर सुनो। अब 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? यस, 2 के, इसका मतलब 2। आपको याद होगा आप 9th क्लास में टैलीज लगाया करते थे, याद आया? यहां उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक बार एग्जांपल ले रहा हूं। 4 नंबर ओनली 1 स्टूडेंट के हैं, 11 भी 1, 13 भी 1, 17 भी 1 के, 20 1, 25 भी 1, 29 1, 31 देखो 3 स्टूडेंट के हैं, फिर 39 भी 1, 40 भी 1, 41 भी, 49 भी। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पता है ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं किनकी, जो यहां मार्क्स हैं उनकी। अब हम इसी पूरी सीरीज को वापस लिखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने हेडिंग लिखी कॉन्टिन्यूस और ग्रुप डेटा। इसमें क्या होगा सुनो, हम यहां पर मार्क्स शो करेंगे, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब समझो क्या चीज है ये। मैंने यहां लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। वैसे ये हमारी मर्जी है कि हम ग्रुप कितने कितने का बनाएं। मैंने 10-10 का लिया है, आप 5-5 का भी ले सकते हो। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है मोस्टली, तो उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। नहीं हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं जो हमें इजी लगेगा। अब मैंने 10-10 का लिया। अब समझो, अब 0 से 10 के बीच में जो जो मार्क्स हैं 1, 2, 3, ये उससे बाहर हो गए, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में नंबर लिए हैं। अब 10 to 20, 10 to 20 वाले देखो 1, 2, 3, ये नहीं काउंट होगा,
ये हमने 9th क्लास में भी सीखा था और इस साल मैंने भी बता दिया, लास्ट लेक्चर में बताया था शायद आपको या बिफोर लास्ट लेक्चर में, कि ये जो अपर वैल्यू होती है ना, ये इस ग्रुप में कंसीडर नहीं होती, ये नेक्स्ट ग्रुप में कंसीडर होती है। याद आ गया? तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएंगे वो 10 से लेकर 20 से लेस, 20 से लेस भले ही वो 19.999 भी हो तो वो भी काउंट होगा, लेकिन 20 खुद काउंट नहीं होगा। तो इसके बीच में कितने नंबर हो गए? 11, 13, 17, मतलब 3 नंबर हो गए, तो 3 स्टूडेंट आ गए। 20 से 30 के बीच में 1, 2, 3, इसका मतलब इसमें भी 3। 30 से 40 के बीच में 1, 2, 3, 4, ये नहीं होगा तो 4 ही आएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? और लास्ट 40 to 50 के बीच में 40, 41, 49 मतलब 3। अब आप चेक करो, है ये सारा का सारा एक ही काम, बस लिखने का मेथड हमने चेंज कर दिया। जो मार्क्स हमने यहां शो किए वही इसमें शो हुए, वही इसमें शो हुए। सही बात है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल मार्क्स दिख रहे हैं हर बच्चे के कितने कितने हैं। इसमें हमने डिस्क्रीट यानी अनग्रुप डेटा, अनग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ग्रुप नहीं बने हुए, मार्क्स डायरेक्टली शो कर रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दिखा दी। यहां हमने ग्रुप बना दिया, इसी को कंटिन्यूस बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है, 0 to 10, 10 to 20, याद है? तो इसका मतलब आप बेसिकली जो स्टैटिस्टिक है उसको इन 3 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हो। इसमें से ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट वाला आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन आपके इस साल सिलेबस में सिर्फ यही था। आपको याद होगा आपकी 14.1 से लेके 14.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, मतलब पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी 10th क्लास में इसी पे बेस्ड है। लेकिन कई बार है ना 1 नंबर में इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे होगा, आप इसको नोट कर लो। ओके, अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, फर्स्ट हेडिंग मैंने इंडिविजुअल सीरीज ली, हम इसके लिए मीन, मॉड, मीडियन सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। समझो अभी इधर देखो, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग मैंने नोट की मीन। अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो, मतलब सारे के सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हो, तो ऐसी कंडीशन में मीन निकालने के लिए मीन का सिंबल क्या होता है? वेरी गुड, एक्स बार, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या टोटल ऑब्जर्वेशंस बोलते हो। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स अपॉन में स्मॉल एन। सिग्मा एक्स का मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम, अपॉन में एन का मतलब यस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर किसी ने सिग्मा एक्स आई लिख दिया तो भी सही है, वो एक ही बात है। ठीक है, चलो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया फाइंड मीन, और आगे कुछ नंबर्स दे दी जैसे 2, 11, 5, 0, 1। अब आपको क्या करना है? आंसर फाइंड करना है, मतलब मीन फाइंड करना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स बाय एन। तो आपने क्या करना है? इन सारे के सारे नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशन का एडिशन, 2 + 11 + 5 + 0 + 1 होल डिवाइड में टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। समझ आ गया? इसको काउंट करना है, अगर 0 है तो वो काउंट होगा। कई बच्चे सोचते हैं सर 4 ही काउंट हो, ऐसा नहीं है। अब इनको ऐड करो, 11 और 2 13, 13 और 5 यस 18 और 1 19। 19 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.8। समझ आ गया इतना अच्छे से? बेटा ये इसका आंसर आ चुका है। अगर इसमें लिखा हो कि ये मार्क्स हैं या रुपीज़ हैं तो वो उसके पीछे उसकी यूनिट आ जाएगी। ये मीन फाइंड करने का मेथड है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस और भी करेंगे, लेकिन एक बार मेथड सीख लो आप लोग। अब सेकंड नंबर जो है वो है मीडियन। मीडियन में आपको जो n हम बोल रहे थे ना, टोटल ऑब्जर्वेशंस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इफ टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू n, मान लो n गिवन है आपको, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अब लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज गिवन डेटा
इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, मतलब लीस्ट टू हाईएस्ट कह सकते हो। जैसे उससे पहले एक बात और सुन लो, इसमें 2 फॉर्मूलाज हैं। मीडियन का सिंबल होता है कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एम। इसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझना अभी इधर, जो एन होगा वो, लेकिन इसमें मैं 2 फॉर्मूलाज बताने वाला हूं, इवन का अलग, ऑड का अलग। तो पहले जो आप सीख रहे हो वो ऑड वाला है, n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ अभी समझा देता हूं, इसके आगे लिख देता हूं। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, व्हेन n इज ऑड। सेकेंड नंबर m इक्वल्स टू, इस बार क्या है ध्यान से समझना, इस बार हमने लिखा am की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में मीन भी बोल सकते हो आप लोग। चलो मैंने मीन लिख दिया, मीन ऑफ n बाय 2th एंड n+2 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला कब लगेगा, आगे कॉमा लगा के लिख दिया, व्हेन n इज इवन। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको विदाउट फॉर्मूलाज भी सिखा दूंगा कि आंसर कैसे निकालते हैं। क्योंकि अब 10th क्लास में आपको क्या करना है, डायरेक्ट 1 नंबर में आंसर देना है, तो आपको इतने बड़े बड़े जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 9th क्लास में यूज होते थे। फिर भी एक बार समझते हैं, देखो क्या, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड मीडियन, और क्वेश्चन जैसे आ गया 3, 1, 11, 5, 7। अब आपको ये पूछा गया कि इसके अंदर मीडियन फाइंड करनी है। देखो कुछ भी हो, मीडियन जब भी आए आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू। तो आंसर में देखो इधर, असेंडिंग ऑर्डर। चलो बताओ, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक बार है ना, मैं 1-2 नंबर चेंज कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होता है उसके लिए। मान लो मैंने यहाँ 7 की जगह 8 ले लिया। ऐसे कोई बच्चों बोलते हैं सर सारे ऑड आएंगे क्या, ऐसा नहीं है, कहीं कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो ये आ गया। अब आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। तो यहाँ n की वैल्यू है 5 का मतलब ऑड। तो मीडियन जो है, बड़े ध्यान से सुनना, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले के बिना आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, फिर उसके बाद जो मिड वैल्यू होगी ना वो आंसर होएगा। मिडल में कौन सी है, 5, तो इसका आंसर है 5। इसलिए नहीं कि यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, मिडल नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 लिख दिया। अगर ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हो कि आपको फॉर्मूले से निकालना पड़े तो मैं वो भी सिखा देता हूं। मान लो किसी को लगे सर ये फॉर्मूला लगवाओ, तो ऑड के लिए फॉर्मूला लगता है। इसमें n की वैल्यू कितनी है, 5, तो मैं यहाँ 5 पुट करूंगा, 5 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। 5 + 1 इज 6, 6 बाय 2 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 नहीं होगा, 3th ऑब्जर्वेशन या 3rd ऑब्जर्वेशन बोल दो। अब 3rd ऑब्जर्वेशन यहां से काउंट करो, 1st, 2nd, 3rd, दैट इज 5। तो आंसर तो वही आएगा जो हमने पहले लिखा था। तो अगर आपके माइंड में डायरेक्ट बैठता है ना कि मिडिल वैल्यू आंसर है, तो आप लिखाया करो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, फाइंड मीडियन। सपोज करो जैसे 11, 0, 5, 9, 8, 4, 1 और कितने हो गए, 7। एक और ले लेते हैं जैसे 12। अब आप ये चेक करो सबसे पहले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बताओ, सबसे छोटी वैल्यू यस 0, फिर 1, 4, 5, फिर 8, 11, यस 12, कोई रह तो नहीं गई, 9 रह गया बीच में, तो 8 के बाद 9, फिर 11, फिर 12। ठीक है, इतना आने के बाद अब आप ये बताओ n की वैल्यू,
काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज इवन। अब इतना आने के बाद क्योंकि इवन है तो मीडियन का वैसे तो फॉर्मूला है, मैं आपको कह रहा हूं कि विदाउट फॉर्मूला पे एक बार सीधा सीख लो। इसमें बताया था डायरेक्ट मिड वैल्यू आंसर होती है, इसमें मिडल जो 2 वैल्यूज हैं उनका सम करके हाफ करना है। मिडल 2 वैल्यूज का मतलब 5 एंड 8, चेक कर लो, 3 इधर 3 इधर, तो यानी कि 5 और 8 इसकी मिडल वैल्यूज हैं। तो आप क्या करो 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8 13/2, 6.5 आंसर आएगा। अब किसी ने डायरेक्ट नहीं लिखना हो, लिख सकते हैं पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर तक, लेकिन नहीं लिखना और फॉर्मूले से चलना हो। अब देखो फॉर्मूला ये है, हम यहां पर लिखते हैं मीन ऑफ, मीन लिखा हुआ है मीडियन नहीं लिखा हुआ, मीन ऑफ n/2, n की वैल्यू है 8/2th एंड 8 प्लस 2 थोड़ा यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है, 8 प्लस 2/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर समझो मीन ऑफ 8/2 का मतलब 4th एंड 8 प्लस 2 10, 10/2 इज 5, 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ इसका मतलब 4th ऑब्जर्वेशन काउंट करो 1 2 3 4, दैट इज 5, और 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसका मतलब मीन ऑफ 5 एंड 8। मीन कैसे निकालेंगे? मीन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर हैं उनको प्लस करो और उसके उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 5 प्लस 8/2 दैट इज 13/2, यानी कि 6.5। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे मीडियन में, यस मिडल 2 वैल्यूज जो है ना उनका सम करके हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है मीडियन का मेथड, समझ आ गया इतना। अभी तक आपने इंडिविजुअल का मीन सीख लिया, मीडियन भी सीख लिया, मोड नहीं सीखा। मोड वैसे बहुत इजी है, मैं आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, देखो यस। अब देखो इधर मोड में आपने क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बस इतना ही देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड मोड और 1 5 1 2 3 3 6 3 1 5 3। अब जैसे इतने नंबर्स आ गए, आपको इसमें मोड फाइंड करना है, तो आप ये चेक करो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब ऐसा नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स यहां पर आ रहा है, तो वो कौन सा है। 1 देखो 1 कितने टाइम आया, 3 टाइम्स। 2 कितने बार आया, एक बार ही आ रहा है। 3 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, बस इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 की है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 3, यस। यहां पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज किसकी है, 3 की कितनी है 4, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4, और वो किसकी है, यस वेरी गुड, नंबर 3 की, देयरफॉर मोड इज 3। समझ आया। कंफ्यूजन के लिए ये लाइन मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मोड इज 3 क्योंकि उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4। अब इतना आने के बाद मोड में कई बच्चों के माइंड में आता है सर अगर ऐसा 1 होता कि 1 भी 4 टाइम आता 3 भी 4 टाइम आता, फिर क्या लिखते। फिर उसके लिए मेथड अलग अलग बनाए हुए, वो हायर क्लासेस में आएंगे, ठीक है। वो मेथड सभी आपके काम के नहीं है, आप सिर्फ आपके जो लेवल पे आएंगे वो सिंगल वैल्यूज वाले ही आएंगे, तो आप इसको नोट करो। ओके, अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज को सीखा था। अब सेकेंड नंबर जो था वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो था डिस्क्रीट। अब देखो आप डिस्क्रीट सीरीज जो है उसी को हम क्या बोलते थे, यस अनग्रुप्ड डेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा जो है इसके अंदर क्या होगा सुनो, देखिए जैसे मान लो मैंने फर्स्टली मीन निकालना है, तो मीन का इसमें फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इस फॉर्मूले में आप इसको चाहो तो यूं लिख के रख सकते हो सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है, एक ही बात है ये। अब एक क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड मीन,
यहां पर आपको xi और यहां पर आपको fi टेबल में गिवन है। अब समझो ध्यान से, जैसे 2 3 5 9, इधर 1 3 4 2, इतनी सी टेबल गिवन है और आपको मीन फाइंड करना है। सबसे पहले आपको नेक्स्ट कॉलम में fi xi का प्रोडक्ट करना होगा। बताओ कितना आएगा? 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 4 20 एंड दिस इज 18। अब आपको ऐड किसको करना है? जो फॉर्मूले में चाहिए, मतलब fi xi का सम चाहिए तो इनको ऐड करें। 9 और 2 11, 11 और 20 31, 31 और 18 49, ठीक है। इनको ऐड करो, 3 और 4 7 और 3 10। अब यहां ध्यान से समझो, x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi लिख दो या n लिख दो, एक ही बात है। इसका आंसर आया 49 और इसका आंसर है 10, तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 4.9, दिस इज द राइट आंसर। पैटर्न समझ आ गया आपको अच्छे से? ये मीन फाइंड करने का मेथड है, लेकिन डिस्क्रीट यानी कि अनग्रुप डेटा वाले कंडीशन में। अब इसी कंडीशन के लिए अगर आपको मीडियन फाइंड करना हो, अब मीडियन में समझो, सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं उसमें हम क्या करते थे? असेंडिंग ऑर्डर लिखते थे, याद है? इसमें हमें जो फर्स्टली फाइंड करना है वो है CF, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड CF, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? एंड देन n/2। अब ये n/2 फाइंड करके क्या करेंगे वो मैं सीधा क्वेश्चन में बताता हूं। देखो, मान लो क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड मीडियन। अब इसके अंदर समझो, देखो ध्यान से, xi fi, एक बार मैं क्वेश्चन सेम ले रहा हूं, 2 3 5 9 और इधर 1 3 4 2, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैंने एक बार सेम ले लिया। और इस बार हमें मीडियन निकालनी है। इस बार कोई इवन ऑड नहीं है, वहां था ना इवन ऑड वाला पैटर्न, यहां नहीं है। सबसे पहले इसको ऐड कर दो या CF निकाल दो। अब या क्यों बोला वो सुनते हैं। देखो, पहले CF में क्या करते हैं? फर्स्ट वैल्यू सेम लिखते हैं, फिर 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो 10 ही आएगा। इसका मतलब इसको ऐड करने की बजाय यहां जो लास्ट वैल्यू है वहां से पता लग जाता है n कितना होगा। अब मैं निकालता हूं n/2, दैट इज 10/2, दैट इज 5, ठीक है। अब आपने ये देखना है 5 से ग्रेटर और नियर वैल्यू CF में कौन सी है। CF में 5 से ग्रेटर 8 भी है 10 भी है, लेकिन इसके जो नियर है वो 8 है, तो इस पर हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। समझ गए? अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां वेरिएबल होगा दैट इज 5, वो इस क्वेश्चन की मीडियन होगी। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? यस, 5 is the observation whose CF is 8, सही है, which is greater and near to, किसके नियर है? यस, n/2, therefore median m is 5। दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ आया तो सबसे पहले आप n/2 निकालोगे, ठीक है। n/2 जैसे 5 आ गया। अब 5 का क्या करोगे? 5 से ग्रेटर नंबर ढूंढोगे, जैसे 8। इक्वल हो तो इक्वल नहीं लेना, ग्रेटर ही लेना है, ठीक है। जैसे 8 आ गया और 8 के ऊपर बॉक्स बना दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ वेरिएबल होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब 5 इसकी मीडियन हो जाएगी। पैटर्न समझ आ गया? इसके बाद थर्ड नंबर है मोड। मोड में क्या करना है वो सुनो। मोड में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस वो सीधा आंसर होगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। मतलब मान लो यही क्वेश्चन होता, फाइंड मोड xi fi। समझो ध्यान से, इधर क्या है 2 3 5 9,
इधर 1 3 4 2। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 4 और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है 5, तो हम यहां लिख देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4, देयरफॉर मोड का सिंबल क्या होता है, वेरी गुड, z इक्वल्स टू 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, वो जो वेरिएबल होगा वो आंसर होगा। फिर वही बात है, यहाँ 2 फ्रीक्वेंसीज एक जैसी नहीं होंगी, वो हायर क्लासेस में आती हैं। तो ये सारे मेथड आप नोट कर लो। और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था ना, ग्रुप डेटा जिसको कंटिन्यूस बोलते हैं, वो आपने सीख लिया है। वो कब सीखा, इतने दिन से वही तो कर रहे हैं। आपके सिलेबस में 10th क्लास में वही है। मीन फाइंड करने के लिए वो जो स्टार्टिंग में आए थे ना, डायरेक्ट मेथड, यस, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। फिर उसके बाद मोड फाइंड करने का फॉर्मूला आया था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, याद आ रहा है। और इसी तरह मीडियन का फॉर्मूला आया था। फिर आया था ओजाइव करो। ये सारे मेथड किसके थे, ग्रुप डेटा के, मतलब कंटिन्यूस के। तो आपने जो रिवाइज करने थे वो 2 ही करने थे, इंडिविजुअल वाला और डिस्क्रीट वाला, वो मैंने रिवाइज करवा दिए। आप इसको नोट करो। अब एम्पिरिकल रिलेशनशिप एमंग मीन, मोड एंड मीडियन, इसका फॉर्मूला आप नोट करो, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें आपको मोड का सिंबल याद है, यस, Z, मीडियन का कैपिटल M और मीन का होता है X बार। लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअल में सेट नहीं बैठता। मतलब आप हर क्वेश्चन पे सपोज करो आपको मीन, मोड, मीडियन सभी निकालने हैं, आपने 2 निकाल लिए, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं वो करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में या तो रिलेशन पूछा होगा या आपको 2 वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे मीन और मोड दे दिया, मीडियन पूछ लिया, या मीडियन और मोड दे दिया, मीन पूछ लिया। तो कभी भी 2 वैल्यूज गिवन और थर्ड वाली पूछ लें तब भी ये रिलेशन लगाना है, अदरवाइज आप कभी नहीं लगाओगे। या स्पेशल पूछा हो एम्पिरिकल रिलेशन तो ही लगा कर आओगे। कैसे लगना है वो सुन लो। सपोज करो एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिया, जैसे इफ मीन ऑफ गिवन डेटा इज 5, कुछ भी दे दिया ऐसी, एंड मोड इज 2, देन फाइंड मीडियन। अब इस क्वेश्चन में देखो कहीं कोई डेटा वगैरह गिवन नहीं है, आपको मीन बता दिया, मीन का मतलब x बार बता दिया 5 है, ठीक है। मोड यानी कि z का आंसर 2 है, मीडियन यानी m आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, सही है। सबसे पहले हमने नोट किया वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। क्लियर है सबको। अब इसमें z की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू नहीं पता 3m एज इट इज, x बार हमें पता है 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 12 इक्वल्स टू 3m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4। ये इस क्वेश्चन का मीडियन आ गया। 1 नंबर तक का क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। ओके, अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन चेक करो। In a frequency distribution, if the distance between mode and mean is k times the distance between median and mean, then find k. एक्चुअल में यहाँ डिस्टेंस जो वर्ड है ना, ये इनके डिफरेंस से है, ये ग्राफिकली मीनिंग होता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ में डिस्टेंस का मतलब डिफरेंस से होता है। तो कभी पेपर में ऐसा आ जाता है तो उसका मतलब डिफरेंस होगा, ध्यान रखना। डिफरेंस किसका दे रखा है, मोड एंड मीन। इसका मतलब पहले मोड लिखा हुआ है फिर मीन लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोड माइनस मीन। मोड एंड मीन का मतलब मोड माइनस मीन। दिस इज के टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। आगे क्या लिखा हुआ देखो, द डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मीडियन माइनस मीन। माइनस क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब डिफरेंस होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास गिवन था। अब इसके नीचे वी नो दैट, बट एक्चुअल में हमने ये रिलेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था और जो हमें पता है, हमें कुछ भी करके कंपैरिजन करके आंसर बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसके सिंबल बना देता हूं। इसका सिंबल z, मीन का सिंबल x बार, k
एज इट इज, यस, मीडियन का m, मीन का x बार। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। अब इसके नीचे मैंने नोट किया वी नो दैट। अब क्वेश्चन हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारे पास बेसिक है वो है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, हमें यहाँ z माइनस एक्स बार चाहिए, तो बस इसको देखते ही माइंड में सीधा एक ही बात स्ट्राइक करती है कि यहाँ z माइनस एक्स बार बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हमने बोथ साइड x बार माइनस कर दिया। हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, बोथ साइड कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने बोथ साइड x बार को माइनस कर दिया। ये z माइनस एक्स बार एज इट इज पड़ा रहा, ये 3m माइनस माइनस 2x बार माइनस x बार मिलकर माइनस 3x बार हो गया। अब इसमें से 3 कॉमन आ गया, m माइनस एक्स बार और इधर z माइनस एक्स बार। समझ आ रहा है? अब इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लो, z माइनस एक्स बार इक्वल्स टू k की जगह 3 और m माइनस एक्स बार। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड k इक्वल्स टू 3। दिस इज द राइट आंसर। करो इसको नोट। ओके, अब भी जो क्वेश्चन हमने किया उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और चेक करो। इफ डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज 1.2 देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन। अब आप चेक करना, हमें मीडियन एंड मीन का डिफरेंस गिवन है। मीडियन का मतलब m, मीन का मतलब x बार। इनका डिफरेंस कितना है? 1.2। ये आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है? मोड यानी z, और डिफरेंस किसके साथ निकालना है? x बार के साथ। क्वेश्चन समझ आ गया इतना? बेटा ये हमें फाइंड करना है। अब हम सबसे पहला काम, जो रिलेशन हमें पता है, हम एक काम कर रहे हैं, ये इतना जो वर्क था ना यहां से यहां तक, ये कंप्लीट एज इट इज यहां पर हम ले लेंगे। मैं सारा दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। z माइनस एक्स बार 3m माइनस एक्स बार। अब इसकी जो वैल्यू है वो है 1.2, तो 3 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6। ये हमारे पास मोड और मीन का डिफरेंस जो चाहिए था वो आ गया 3.6। समझ आ गया अच्छे से? नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो, द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन मोड मीडियन आर ऑलवेज सेम। मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें आपको क्या चेक करना है? अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड और मीडियन ये इक्वल होंगे तो ऐसी कंडीशन में उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन फॉलोइंग टेबल फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ इट इज गिवन दैट दे आर इक्वल। मतलब x और y सेम है, ये बता दिया आपको। तो जब सेम ही है तो वैसे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट ना भी देते तो इसका मतलब दोनों सेम देने से काम चल जाता, लेकिन चलो अब इन्होंने अलग से बता दिया, हम उसका यूज़ कर लेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले जो आपके पास टेबल है इसमें आप ये देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी का सम पहले से बता रखा है 100 है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर तक ही आते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y। ये समझ आ गया क्योंकि लिखा हुआ है दे आर इक्वल, तो x और y इक्वल हैं। और एंड सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 100। ये बात समझ आ गई। अब इन सब का सम करते हैं। देखो 5 प्लस x प्लस 25 प्लस 30 प्लस y प्लस 10 इक्वल्स टू 100। समझ आ गया? बेटा ये x है, ये एज इट इज पड़ा है, प्लस में ये y है, ये भी एज इट इज पड़ा है। 5 और 25 30, 30 और 30 यस 60 और 10 70 इक्वल्स टू 100। अब x प्लस एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 70। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलती से यहाँ x लिख दिया, और कुछ को पता है बिल्कुल सही है क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, तो मैं y को x से रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये 70 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30। तो x की वैल्यू 30/2 दैट इज 15। अब जितना x है उतना ही y है, इसका मतलब y भी कितना आएगा? 15। ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए। कर लो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन द फिगर
फिगर आपके सामने ही दे रखा है जिसमें मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव दे रखा है। एक्चुअल में शॉर्ट में लिखा हुआ है मोर देन, वैसे फुल नेम क्या होता है, मोर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इस पूरे के पूरे ग्राफ से हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। और हमें पता है बेटा, ये हमने बहुत बार किया हुआ है कि लेस देन और मोर देन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहां से अगर मैं नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये यूं कह दे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो जहां वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो उसकी मीडियन होती है। मतलब इस क्वेश्चन में मीडियन एम का आंसर आ जाएगा 15 मार्क्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आ गया अच्छे से। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कैपिटल एन पूछते, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आपको याद है यहां से हम इसको डॉटेड कर देते। ये हमारे पास एन नहीं होता, ये n/2 होता है। पूछा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं। एन का मतलब आ जाएगा 80, यानी सिग्मा fi आ जाएगा 80। तो अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पूछते तो वो 80 हो जाता, मीडियन पूछा तो वो 15 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चेक करो, ये भी इसी पे बेस्ड है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ बच्चों को ये सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड देख के लगता है अजीब सा कि सर ये क्या हो रहा है, बट एक्चुअल में ये जो पूरा टॉपिक है ना स्टैटिस्टिक्स का, मीन मॉड मीडियन, इनको हम ओवरऑल जो इकट्ठा करके बोलेंगे उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में किसी भी डेटा के सेंटर में जो वैल्यूज लाइज करती हैं उनको बोलते हैं। आपको पता है एवरेज होती क्या है? यस, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका सम करके उतने से डिवाइड करना। एक्चुअल में वो आता क्या है, जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके 50 में से मार्क्स लिए, किसी ने 1 लिया, किसी ने 0 लिया, किसी ने 10 लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 49, 35, 37। अब मान लो उन सबकी एवरेज आ गई 32। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके नंबर 32 हैं, मतलब वो एवरेज किसको शो कर रही है कि उतने नंबर से लेस और ग्रेटर स्टूडेंट्स वो सारे के सारे इक्वल लेवल पर होंगे, मतलब उनकी एवरेज 32 बन जाती है। वो एक्चुअल में सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर रहा है कि उस क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी मीन की फॉर्म में 32 आ रही है। इसी तरह मीडियन अलग होता है, मोड अलग होता है। ये सब के सब सेंटर से रिलेटेड होते हैं कि सेंटर के आसपास जो वैल्यूज घूमती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी ऐसी है विच इज गिवन बाय एब्सिसा। एब्सिसा वर्ड शायद आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। एब्सिसा हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, ध्यान रखना। और वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो भी लिख के बता दूंगा, पहले इसको देख लो। ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन एंड लेस देन ओजाइव। मोर देन और लेस देन ओजाइव का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इस पर जो एक्स की वैल्यू होती है, एब्सिसा का मतलब एक्स की वैल्यू, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, बस इतना ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मीडियन। क्यों? क्योंकि जो एक्स की वैल्यू थी यही तो मीडियन होती है। ठीक है, यानी इसका आंसर बस इतना सा ही लिखना था। अगर इस क्वेश्चन में ऑर्डिनेट पूछते आपको, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई की वैल्यू, तो ऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो n/2 को रिप्रेजेंट करता है। n/2 का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आंसर लिख सकते हो आप अगर ऑर्डिनेट पूछें तो इतना नोट कर लो एक बार आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इफ x1, x2, x3 डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशंस एंड इट्स मीन इज x बार, मतलब मीन आपको गिवन है x बार है, देन प्रूव दैट सिग्मा या समेशन भी बोलते हैं इसको, इस पर i इक्वल्स टू 1 to n लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसका मीनिंग कई बार कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो सुन लो। i का मतलब ith टर्म, इसको आगे एक्सप्लेन अभी कर देता हूं, लेकिन यहां पर देखो xi माइनस x बार इक्वल्स टू 0। अब इसका मीनिंग समझाता हूं पहले आपको, मतलब आपको प्रूव क्या करना है वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो गिवन है, क्या मीन कितना है, x बार, तो यहां पर चेक करो, मीन x बार इक्वल्स टू, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn होल डिवाइड में n। अब n को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nx बार इक्वल्स टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब जो आपको प्रूव करना है मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। ओके, LHS चेक करो। LHS इक्वल्स टू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n। सिग्मा या समीशन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसका मीनिंग है i की लोएस्ट वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू n है, और इसके आगे xi माइनस x बार। अब इसका मीनिंग समझो आराम से। देखो इसका मीनिंग है सबसे पहले हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर डॉट 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 लास्ट वैल्यू n। हमेशा नेचुरल नंबर ही पुट करने हैं, ये इसका मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, ऊपर कहीं मेंशन नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा, ध्यान रखना। तो इसमें क्या करना है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक सारे नेचुरल नंबर पुट करेंगे और सिग्मा का मतलब उनको प्लस करेंगे। मतलब पहले मान लो मैंने जैसे 1 रखा तो आएगा x1 माइनस x बार। ठीक है, फिर मैं 2 पुट करूंगा तो आएगा x2 माइनस x बार। यहां कुछ नहीं करना, यहां पर i है, यहां i नहीं है। फिर 3 पुट करेंगे तो x3 माइनस x बार। फिर इसी तरह लास्ट में n पुट करेंगे, लेकिन सिग्मा का मतलब क्या होता है, इन सबको प्लस करना। इसी तरह ये प्लस होते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा xn माइनस x बार, क्योंकि i की लास्ट वैल्यू n थी। अब इसका मीनिंग समझ आ गया आप लोगों को। अब इसमें आपको कैलकुलेशन वाइज देखो क्या कर रहा हूं मैं सबकी फर्स्ट टर्म को पहले लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस सभी में से x बार। देखो ये भी माइनस x बार है, ये भी माइनस x बार है, ये भी माइनस x बार है। अगर मैं सभी में से माइनस कॉमन ले लूं तो x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस डॉट 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 प्लस यहां भी x बार। लेकिन इस तरह लिखने में एक छोटा सा डाउट होता है कि ये x बार हमने कितने टाइम्स लिखा ये नहीं पता लगता, तो हम यहां इसके ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं n टाइम्स। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये टोटल n टाइम्स आ रहा है। अब इसका बेनिफिट देखो, यहां मैं यहां लिख देता हूं, ये कंप्लीट नंबर यहां पर देखो सेम टू सेम है, तो इसका जो आंसर है वो है nx बार। ठीक है, माइनस ये x बार x बार। अगर आप x बार और x बार को 2 टाइम ऐड करोगे तो 2x बार हो जाएगा, 3 टाइम ऐड करोगे तो 3x बार हो जाएगा, और अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो nx बार हो जाएगा। समझ आ गया इसकी जगह ये? ओके, अब ये कहां से आया था, इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो प्रूफ तो आपको पूछने के चांसेस कम है, फिर भी इतना कोई हार्ड नहीं है, ये 2 नंबर तक आ सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट जब यूज होते हैं तो 1 नंबर में होते हैं। यानी आज के बाद आप डायरेक्ट याद रखोगे कि कभी भी हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं जैसे x1 से लेके xn तक, अगर हम सभी में से x बार माइनस कर दें और उनको ऐड करें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मैं अभी इसका यूज भी बता देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन चेक करो। इफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 2, 3.1, 4.2, 9, 11 एंड इट्स मीन इज x बार, ये आपको गिवन है, देन फाइंड दिस वैल्यू। ये वैल्यू चेक करना, 2 माइनस एक्स बार प्लस 3.1 माइनस एक्स बार प्लस 4.2 माइनस एक्स बार प्लस 9 माइनस एक्स बार प्लस 11 माइनस एक्स बार। बट एक्चुअल में अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड यानी कि इस वाले मेथड से करते हो तो आंसर जल्दी आएगा। लेकिन मान लो किसी के माइंड में आया, सर पहले हम इन सब से एक्स बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, सबका सम करके अपॉन में 5 कर देंगे, तो वो सही है, एक्स बार आ जाएगा। फिर सबको अलग अलग माइनस करके जब आप ऐड करोगे ना आंसर आएगा 0। मुझे कैसे पता? मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं सभी में से अगर एक्स बार माइनस करके ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। ये मैं प्रूव करवा चुका हूं। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 1 से ज़्यादा में आए फिर तो आप पूरा स्टेप कर देना या एक्स बार निकाल के पुट कर देना, लेकिन आएगा 1 नंबर में, तो उसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है। देखो सारे नंबर्स यही हैं, ठीक है, वो चेक कर लेना, और माइनस में सबके एक्स बार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर होगा
0। डायरेक्ट आंसर 1 नंबर में चलेगा डायरेक्ट आंसर। रीजन क्या लिखेंगे, हम यहां लिख देंगे वी नो दैट सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।